वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनोड रेज के बारे में कि एनोड रेज का डिस्कवरी कैसे हुआ और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। आपको अगर ये अच्छे से समझना है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अभी तक हम लोग एटम के बारे में क्या जानते हैं। अगर वो आपको डिटेल में जानना है तो पहले वीडियोज इससे जो डाल चुका हूँ वो जाके आप देख सकते हैं। इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले 1808 में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि कोई भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट है उसको एटम बोलते हैं और वो एटम इंडिविजुअल है, मतलब अकेला है, वो किसी और चीज़ से मिलके नहीं बना है। लेकिन बाद में जब उस पर स्टडीज हुई तो ये पता चला कि वो एटम अकेला नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जिस पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, उससे मिलके बना है। तो फर्स्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी हुआ वो था इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज था -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल था और उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका डिस्कवरी हुआ। लेकिन उस समय सभी को पता था कि एटम जो है ओवरऑल न्यूट्रल है। तो उसमें जब एक चार्ज पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो दूसरा चार्ज पार्टिकल होना चाहिए जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। दोनों मिलके इस एटम को न्यूट्रल बनाना चाहिए। तो ऐसा उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ उस समय। तो पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ वो किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में। तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड रेज के डिस्कवरी के लिए यूज हुआ था वैसा ही डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इसमें जो कैथोड है इसमें होल्स कर दिया और इस कैथोड के पीछे वाले वाल पे एक ZnSO4 मटेरियल लगा दिया जिसको फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी बोलते हैं। तो उन्होंने उसमें स्पार्क देखा। जब उसको बैटरी से कनेक्ट किया और एक प्रेशर पंप से या वैक्यूम पंप से इसके अंदर का प्रेशर घटाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये स्पार्क कर रहा था, वो ग्रीन ग्लो कर रहा था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक रेज जो है वो एनोड से कैथोड की ओर बढ़ रहा है, कुछ तो कैथोड में ऑब्जॉर्व हो जा रहा है और कुछ उसके होल से पास करके यहाँ जाके टकरा रहा है। तो क्योंकि ये होल से पास करके टकरा रहा था और इसका डिस्कवरी इस कैनल्स के वजह से हुआ, इसके लिए इसको कैनल रेज भी बोलते हैं और इसको एनोड रेज ऑब्वियसली बोलते हैं क्योंकि उनको लगा कि ये एनोड से निकला है। एक्चुअली में ये एनोड से नहीं निकलता है, लेकिन उनको लगा कि ये एनोड से निकला है, इसके लिए इसको एनोड रेज भी बोलते हैं। कैनल रेज या कहीं कहीं चैनल रेज लिखा हुआ रहेगा तो वो उसको कैनल रेज, चैनल रेज और एनोड रेज भी बोलते हैं इसको। और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब आगे हम लोग इसका पता करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पता चलेगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये एनोड से नहीं निकलता है तो ये निकलता कहाँ से है, इसको एनोड रेज फिर क्यों बोला गया? एनोड रेज सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगा कि ये एनोड से निकल रहा है, पर एक्चुअली में क्या होता है कि इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत सारे एयर हैं। जब वैक्यूम क्रिएट किए हैं या वैक्यूम पंप से इसके अंदर प्रेशर घटाए हैं तो कुछ ही पार्टिकल्स इसके अंदर है और जब कैथोड रेज यहाँ से जाके उस पार्टिकल्स पे टकराता है, एयर के पार्टिकल्स पे, तो उस एयर में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देता है। क्योंकि ये जो कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उस एयर को आयनाइज कर देता है कैथोड रेज। तो इसको आयनाइज कर दिया मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर सिर्फ। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिवली चार्ज कैथोड से अट्रैक्ट हो रहा है, इसके लिए सभी क्या होता है, कैथोड की ओर बढ़ने लगता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है और ये कैथोड रेज जो है ये इधर एनोड की ओर बढ़ने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये एनोड रेज प्रोड्यूस होता है इसके अंदर के एयर से। एनोड से नहीं प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर एयर से प्रोड्यूस होता है जो कैथोड रेज की ओर बढ़ने लगता है, कुछ इस होल्स को पास करके इधर जाके टकराता है जिसके कारण वो ग्लो होता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि एनोड रेज का क्या प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसा कैथोड रे का प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स था, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ ऐसा ही है, कुछ चीज़ अलग है। जैसे कि मैं फर्स्ट बताता हूँ कि जैसे कैथोड रे जब जाके टकरा रहा था जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे तो स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा था, उसी तरह एनोड रे जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाके टकराता है तो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, ग्रीन ग्लो करता है। तो फर्स्ट तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड है कि जब उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका शैडो बनाता है अपोजिट साइड, जिससे पता ये चलता है कि एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में चलता है। नेक्स्ट अगर बताएं कि वो जो ऑब्जेक्ट अगर बीच में हम कोई रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हीट अप होने लगेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। या फिर कोई पिन व्हील डाल देंगे तो व्हील वो मूव करने लगेगा, वो चलने लगेगा, जिससे ये पता चलता है
कि एनोड रेज पार्टिकल से मिलकर बना है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो अगर थीन मेटल फॉयल जो है, थीन मेटल फॉयल उसके बीच में डालेंगे तो उसको पेनिट्रेट करके चला जाता है एनोड रेज। जैसे कैथोड रेज कर रहा था, वैसे ये भी, इसका भी सेम प्रॉपर्टीज है। अगर हमको देखना है कि उसमें चार्ज कौन सा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऊपर लगा दे रहे हैं, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट नीचे लगा दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एनोड रेज जो है ना, वो स्ट्रेट जाना था, लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड होकर थोड़ा सा नेगेटिव प्लेट की ओर बढ़ जाता है, थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन होता है नेगेटिव प्लेट की ओर, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये निगेटिव की ओर जा रहा है। इसका मतलब इसमें जरूर पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा, जिसके कारण ये निगेटिव की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है उस एनोड रेज में। जैसे कि कैथोड रेज क्या था, पॉजिटिवली प्लेट की ओर मूव कर रहा था, ये निगेटिवली प्लेट की ओर मूव कर रहा है, निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मूव कर रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये फिजिकल और केमिकल इफेक्ट ला सकता है ये कैथोड रेज। फिजिकल और केमिकल इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि कोई गैस से अगर पास करेगा और उसमें का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देगा, जैसे कि मैंने बताया है, तो इलेक्ट्रॉन जब नॉकआउट कर देगा मतलब आयनाइज कर देगा, उससे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। और फिजिकल चेंज की बात करें तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसको अफेक्ट करता है, इसका मतलब इसमें फिजिकल चेंज भी ला सकता है ये, और केमिकल चेंज भी ला सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग EYM वैल्यू का, तो कैथोड रेज का जो EYM वैल्यू था उसके कंपैरिजन में इस एनोड रेज का EYM वैल्यू ऑफ कैथोड रेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है EYM वैल्यू ऑफ एनोड रेज के। मतलब एनोड रेज का जो EYM वैल्यू है वो बहुत कम है और कैथोड रेज का EYM वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ये क्यों होता है, इसका दो ही रीज़न हो सकता है। या तो इसका चार्ज जो है वो कम है, चार्ज क्या है, कम है, या इसका मास ज़्यादा है। कोई भी फ्रैक्शन तभी कम हो सकता है, या तो इसका न्यूमरेटर जो है वो कम हो या डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मान लो एक फ्रैक्शन है 5/7, ठीक है, ये कम, ये छोटा कब हो सकता है, या तो इसका न्यूमरेटर घट जाए 4/7 हो जाए, या 3/7 हो जाए, या 2/7 हो जाए, या 1/7 हो जाए। तो ये सबसे बड़ा ये घटता जा रहा है, नीचे वाला तो सेम ही है, सिर्फ ऊपर वाला घट गया, जिसके कारण पूरा ये फ्रैक्शन क्या है वो घट रहा है। वहीं पे 5/7 को ऊपर वाले को सेम रखेंगे, 5/8 करते हैं, 5/9 करते हैं, 5/10 करते हैं, 5/11 करते हैं, तो ये भी घटता जा रहा है। ऊपर वाला सेम है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पूरा ओवरऑल फ्रैक्शन क्या है, घटता जा रहा है। इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, क्यों, सिर्फ ये नीचे वाला बढ़ गया है। तो या तो इसका ऊपर वाला घट गया होगा या नीचे वाला बढ़ गया है, मतलब या तो उसका चार्ज घट गया होगा या उसका मास बढ़ गया है। तो अगर हम सीधा सीधा सोचे उस एनोड रेस को, देखो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब बनाता हूँ, तो इसमें से जो कैथोड यहाँ पे निकला है इसमें जो बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं उससे ये जाके टकराएगा और इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड के साथ इधर की ओर चल देगा और ये एयर का आयन बचा है वो इधर की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा तो ये निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर बढ़ने लगा। ये कैथोड है और ये एनोड है, तो इधर की ओर बढ़ने लगेगा। तो जब उसमें सिर्फ हाइड्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसका चार्ज जो है उसके अपोजिट में उसी के बराबर होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए इसका चार्ज। तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में उतना ही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन इतना ही चार्ज रहेगा। लेकिन देखा गया उस जो हाइड्रोजन से निकला हुआ जो पार्टिकल्स है उसका EYM वैल्यू भी बहुत कम है, बहुत कम है इन कंपेरिजन टू EYM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली में चार्ज नहीं घटा है, मास ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये पार्टिकल्स का जो एनोड से निकला है, जो उनको लगा कि एनोड से निकला है, जो आयंस है, इसका EYM वैल्यू क्यों घट गया है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स।
ये जो गैसियस ये जो एनोड रेज है वो सिर्फ क्या है, ये गैसियस आयंस हैं, गैस के आयंस हैं, इसीलिए इसका अलग अलग गैस जब इसके अंदर भरा रहेगा, कभी हाइड्रोजन भरेंगे, हीलियम भरेंगे, या अलग अलग जब गैस इसके अंदर रहेगा तो इसका जो पार्टिकल्स है वो भी अलग अलग रहेगा, मतलब उसका E/m वैल्यू वेरी करेगा। वहीं कैथोड में क्या था कि कोई भी गैस भर दो या कोई भी कैथोड लगा दो, कोई भी मैटर का या कोई भी मेटल का कैथोड लगा दो तो उसका E/m वैल्यू नहीं बदल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि ये बदलने से तो नहीं बदल रहा है, लेकिन जब इसके अंदर गैस बदल रहे हैं तो इसका E/m वैल्यू बदल जा रहा है। तो इस पूरे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिख देता हूं जिससे कि आप नोट्स में उतार सके। तो पहला पॉइंट है कि द रेज प्रोड्यूसेस फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, मतलब ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है यहाँ पे जब ये आके यहाँ पे टकराता है तो एक लाइट का फ्लैश निकलता है यहाँ पे, मतलब लाइट प्रोड्यूस होता है, जो कि कैथोड रेज में भी सेम था। कैथोड रेज भी यहाँ पे जब जाके टकराता था तो लाइट प्रोड्यूस होता था। सेकेंड है द रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, मतलब ये रेज भी इधर की ओर जब बढ़ता है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, और जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका शैडो बन जाता है, मतलब उतना दूर कोई भी रेज जाके नहीं टकराता है। इसके ऊपर नीचे जाके टकराएगा पर उतना दूर नहीं जाके टकराएगा, तो इसका शैडो बन जा रहा है, जो कि कैथोड रेज में भी सेम कंडीशन था। थर्ड है like cathode rays these also rotate the wheel placed in their path and also having heating effect, मतलब इसके बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हीटअप हो जाता है, और जब कोई व्हील रख देते हैं व्हील तो वो मूव करने लगता है। कैथोड रेज में भी सेम कंडीशन था कि कैथोड रेज में भी जब कोई व्हील रख देते थे या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख देते थे वो हीटअप हो जाता था, जिससे ये पता चलता था कि ये रेज पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ऑल्सो हैविंग हीटिंग इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट है दीज रे कैन पास थ्रू थीन मेटल फॉइल्स, मतलब अगर इसके बीच में थीन मेटल फॉइल्स रख दें तो ये रेज उस थीन मेटल फॉइल से भी पास कर जाएगा, मतलब उसके बीच से ये चला जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ द रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन द गैस, मतलब इसमें गैस है तो ये रेज इस गैस को भी आयनाइज कर देगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा और गैस को आयनाइज कर देगा। These rays are deflected in electric field and magnetic field in direction opposite to that of cathode rays, मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाएं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और यहाँ मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जैसे कैथोड रेज रहता तो ऊपर क्यों डिफ्लेक्ट करता, इधर से जा रहा है, यहाँ पे लगाए थे तो ऊपर क्यों डिफ्लेक्ट किया था, ये निगेटिव प्लेट की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, बहुत सारा जा रहा है ना, वो निगेटिव प्लेट की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। कैथोड रेज ऐसे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाता है, पर ये जो है वो निगेटिव प्लेट की ओर जाता है, मतलब निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स है जो यहाँ जो कि ये निगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा अपना पाथ क्या है वो बदल रहा है निगेटिव प्लेट की ओर, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज। These rays are capable of physical and chemical change, मतलब ये रेज से फिजिकल और केमिकल चेंज लाया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है जिससे कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, और फिजिकल चेंज में जैसे कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसको अफेक्ट कर दे रहा है ये रेज। नेक्स्ट है द पॉजिटिव पार्टिकल्स इन दीज रेज हैव E/m वैल्यू मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस रेज में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उसका E/m वैल्यू बहुत ही कम है, उसका E/m वैल्यू बहुत ही कम है इलेक्ट्रॉन के E/m वैल्यू से। तो इसको यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स लिखे हैं, प्रोटॉन्स नहीं लिखे, क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं दिया गया है, इस पार्टिकल्स का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स लिखे हैं। बाद में इसका 1911 में इसका नाम दिया जाता है, जो कि ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बाकी है जो 9th पॉइंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो।
मतलब इसका जो एनोड रेज है जो इधर की ओर आ रहा है उसका E/m वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस है उस पर डिपेंड कर रहा है इसका E/m वैल्यू। वही कैथोड रेज में ये डिपेंड नहीं कर रहा था, ना ही इसके कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, ना ही एयर पे डिपेंड कर रहा था। इसमें एयर पे डिपेंड करता है, कैथोड के मटेरियल पे तो इसमें भी डिपेंड नहीं करता है, पर इसमें कौन सा एयर है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि इसका E/m वैल्यू कैसे निकाला गया, इसका चार्ज कैसे निकाला गया, इसका मास कैसे निकाला गया, ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।